हेलो बच्चों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल लिटिल होप 3.0 पे बहुत बहुत स्वागत है। तो इससे पहले आप सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून एंड वेरी वेरी गुड नाइट, जिस टाइम भी आप ये वीडियो देख रहे हो। तो बच्चों, आज से हम अपना एक नया सेशन चालू करने जा रहे हैं जिसमें क्लास 10th वाले जो बच्चे हैं, जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं, उनका जो साइंस और मैथ का जो कोर्स है उसको कंप्लीट इस सेशन में कराया जाएगा। चैप्टर बाय चैप्टर इस पूरे सेशन को कंप्लीट करवाया जाएगा, ठीक है। और इस सेशन में हर एक चैप्टर का जो वीडियो है वो एक वीडियो के फॉर्म में नहीं आएगा, कम से कम 5 से 7 वीडियो के फॉर्म में आएगा, ठीक है। तो आप एक एक करके सभी वीडियो को देखें और अच्छे से अपनी कॉन्सेप्ट को बिल्ड करें। और एक और बात, इम्पॉर्टेंट बात है कि जब आपका हर एक चैप्टर हो जाएगा तो हर एक चैप्टर के बाद आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो पीडीएफ के रूप में डिस्क्रिप्शन में आपको दे दिया जाएगा, ठीक है। तो आप बच्चों जम के पढ़ाई करें, अपने कॉन्सेप्ट को बिल्ड करें और एग्ज़ाम में अच्छे से परफॉर्मेंस करें। तो बच्चों, हम पहले साइंस का जो सिलेबस है अपना वो कंप्लीट करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम अपना मैथ्स का जो सिलेबस है उसको कंप्लीट करेंगे। और मैं जो आपको चैप्टर वाइज चैप्टर पढ़ाऊंगा, ये जो लेक्चर होने वाला है, इसमें मैं आपको एनसीईआरटी बुक से पढ़ाऊंगा और जो एक्स्ट्रा बातें हैं और भी बुक से, उनको भी मैं इसी बुक में बताते हुए चलूंगा और अंडरलाइन भी करते हुए चलूंगा। तो आप इसके लिए एक नोटबुक ले लें और आप नोट भी करते जाएं। जहाँ जहाँ मैं अंडरलाइन करूँगा, आपसे जहाँ तक हो सके आप उसको नोट करते हुए चलें, ठीक है। और जब ये पूरा चैप्टर हो जाए तो आप एक बार उसका फिर से रिवीजन करें खुद से, तो आप पाएंगे कि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो ज़रूर पहले से ज़्यादा बिल्ड हुआ होगा। तो आप घबराइए नहीं, सिलेबस आपका कंप्लीट हो जाएगा, आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट कराया जाएगा, लेक्चर बढ़िया होगा, ठीक है। और जल्दी जल्दी होगा। जल्दी जल्दी का मतलब ये नहीं है कि मतलब सिलेबस ढंग से नहीं होगा, ठीक है। जल्दी जल्दी का मतलब है कि वीडियो जल्दी जल्दी अपलोड हुआ करेगा, तो आप उसी तरीके से हल्का थोड़ा सा ज़्यादा और मेहनत कर लें तो आपका काम बढ़िया बनने वाला है, ठीक है। तो हम आज के इस वीडियो में जो हमारा साइंस का पहला चैप्टर है, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, इसको पढ़ेंगे और देखेंगे कि इस चैप्टर में दरअसल बोला क्या गया है और बताया क्या गया है, ठीक है। तो हम आज के इस चैप्टर में यही देखेंगे। तो जो हमारे पहले चैप्टर का नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, पहले तो मैं आपको इंट्रोड्यूस करवा दूं इस चैप्टर से इसकी कि इसका मतलब है क्या। रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, आप क्लास 9th या उससे भी पहले वाले क्लास में रासायनिक अभिक्रियाएं पढ़ चुके हैं, ठीक है। कि जब, जैसे मैं आपको मोटे तौर पे पहले बताऊं कि कोई भी अगर पदार्थ है, उस पदार्थ को, उसमें कोई चेंजेस किया जाए, उसको एग्जाम्पल के तौर पे जलाया जाए या कुछ किया जाए, तो वो अपने पहले जो उसका रूप था उससे वो अलग रूप बनाए, अलग रंग बनाए, अलग अवस्था बनाए। तो ऐसा जो अभिक्रिया होता है उसी को हम कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है। रासायनिक अभिक्रियाएं। और जो रासायनिक अभिक्रिया होता है, देखो कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसको हमें अलग तरीके से लिखना पड़ सकता है, ठीक है। तो ये जो लिखने का तरीका होता है वो समीकरण होता है, ठीक है। तो ये जो समीकरण है, ये समीकरण किसके लिए है? रासायनिक अभिक्रियाएं के लिए समीकरण है। तो इस यही कारण है कि इस चैप्टर का नाम पड़ा है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। तो आप मोटे तौर पे थोड़ा थोड़ा आप समझ चुके हैं कि रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण क्या होता है। तो पहले हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि लाइन में दिया हुआ है कि अपने दैनिक जीवन की निम्नलिखित परिस्थितियों पर ध्यान दीजिए और विचार कीजिए कि क्या होता है जब, पहला पॉइंट है कि गर्मियों में कमरे के ताप पर दूध को खुला छोड़ दिया जाता है तो क्या होता है। हमें पता है कि गर्मियों में जब दूध को खुला छोड़ दिया जाता है तो दूध जो होता है वो फट जाता है, ठीक है। अब ये फटता क्यों है वो रीजन बाद में देखेंगे, पहले हम देख लेते हैं कि यहाँ पे पॉइंट बोला क्या गया है। तो आप इस पॉइंट को थोड़ा ध्यान में रखें, इसको लिखे नहीं, बस ध्यान में रखें, ठीक है। दूसरा पॉइंट है हमारा, लोहे का तवा तसला कील को आर्द्र वायुमंडल में खुला छोड़ दिया जाता है। आर्द्र वायुमंडल में खुला जब छोड़ दिया जाता है किसी लोहे की चीज को, तो क्या होता है, उसमें जंग लग जाता है। तीसरा है हमारा, अंगूर का किण्वन हो जाता है। अब देखो मैं यहाँ पे आपको किण्वन समझा देता हूँ कि अंगूर का किण्वन वो क्या होता है। आप वैसे पिछले क्लास में भी पढ़ रखे होंगे, लेकिन आपको अगर याद नहीं आ रहा तो मैं बता देता हूँ कि जैसे अंगूर है या कोई भी फल है, जब उसके रस को हम किसी भी बॉटल या किसी ग्लास या किसी ड्रम या कंटेनर में हम रख देते हैं, उस जूस को, उस रस को किसी फल के, और उसमें हम यीस्ट, एक पाउडर आता है यीस्ट पाउडर, आपको पता होगा क्या होता है, यीस्ट पाउडर मिक्स कर देते हैं और उसके अंदर चीनी वगैरह डाल देते हैं, तो और गर्म जगह पे रख देते हैं इस जूस को,
और उस जूस को जिसमें वो कंटेनर है, उस कंटेनर को हम जब गर्म जगह पे रख देते हैं और कुछ दिन या हफ्ता भर या महीने भर के लिए हम छोड़ देते हैं, वो क्या होता है, वो हल्का हल्का शराब का फॉर्म लेने लगता है, वो शराब बनने लगता है। ठीक है, तो अंगूर का किण्वन यही है, किण्वन जो है वो यही चीज होता है। ठीक है, चौथा हमारा भोजन पकाया जाता है। भोजन क्या होता है, हम भोजन को पहले क्या करते हैं, पहले हम सब्जी लाते हैं। ठीक है, भोजन को खाने से पहले जैसे हम सब्जी बना रहे हैं तो उसमें हमने जैसे बैगन काटा, आलू काटा वगैरह वगैरह, मसाला डाला, फिर उसको हमने आग पे जलाया नहीं, माफ करिएगा, आग पे पकाया। ठीक है, आग पे हम पकाए उसको और वो क्या, सब्जी बन गया। चौथा, तो ये क्या, कुछ ना कुछ चेंजेस आ रही है कि हमने सब्जी काटा, ठीक है, मसाला डाला आग में, उसको गर्म किया, ठीक है, और वो सब्जी बन गया। तो अभी हम इसको समझेंगे कि यहाँ पर जो बातें हो रही है वो है क्या। पांचवा पॉइंट है हमारा कि हमारा शरीर भोजन को पचा लेता है, ठीक है। छठा पॉइंट है हमारा, हम सांस लेते हैं, जो जीवन के लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, अगले लाइन में बोला गया है, जब आगे का आप लाइन पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये चीज क्या है। ठीक है, इन सभी परिस्थितियों में प्रारंभिक वस्तु की प्रकृति तथा पहचान कुछ न कुछ बदल जाती है। पदार्थ के भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तनों के बारे में हम पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। जब कोई रासायनिक परिवर्तन होता है तो हम कह सकते हैं कि एक रासायनिक अभिक्रिया हुई है। माफ करिएगा, इसमें बोला गया है, देखो यहाँ पे 6 एग्जाम्पल दिया गया है। ठीक है, 6 एग्जाम्पल को अगर आप गौर से देखोगे और इसका ऑब्जर्वेशन करोगे तो आपको पता चलेगा कि इसमें जो चीज पहले था वो चीज रासायनिक परिवर्तन के बाद वो चीज नहीं बन रहा है। जैसे मैं आपको इनसे हटके एक एग्जाम्पल देता हूँ कि जैसे हमने कागज को जलाया, ठीक है, तो कागज में हमने जब आग लगाया, तो कागज में जब हमने आग लगाया तो कागज तो पहले कागज जैसा दिखेगा। ठीक है, उसमें आग लगाते के साथ वो क्या होगा, वो जलेगा, उसमें आग पकड़ लेगा, उसमें से गर्मी निकलेगी, धुआं निकलेगा, ठीक है, और उसमें से राख निकलेगा। तो कागज जो है वो किस किस चीज में चेंज हो गया, राख बना उसका, उसमें से आग निकला, गर्मी निकली, ठीक है, और धुआं निकला जो कार्बन डाइऑक्साइड है। ठीक है, तो कागज जो है वो कई चीज में डिवाइड हो गया, कई चीज में बदल गया। तो ये चीज जो है ये रासायनिक परिवर्तन हुआ। ठीक है, रासायनिक परिवर्तन किस लिए, कि उसके पूरे भौतिक और उसका जो रासायनिक गुण धर्म है पूरा उसमें चेंज हो गया। अब भौतिक और रासायनिक गुण धर्म का क्या मतलब है, भौतिक गुण धर्म यानी उसका रूप रंग। अब कागज था, ठीक है, कागज सफेद था, पतला था, उसको हमने जलाया तो राख बन गया, काला सा। ठीक है, अब रासायनिक मतलब देखो कागज क्या है, कागज लकड़ी से बना होता है। ठीक है, अब रासायनिक गुण में चेंज आने का क्या मतलब है कि वो जलने के बाद गर्मी दे रहा है, धुआं निकल रहा है उसमें से जो कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्म है। ठीक है, तो ये और हीट दे रहा है। तो ये सब जो है ये रासायनिक परिवर्तन है। अब पिछले जो हमारा पीछे वाला क्लास था 9th में या 8th में या 7th में हम पढ़े हैं कि जो भौतिक परिवर्तन होता है वो क्या होता है, हम एक कागज लेते हैं, कागज को हम मोड़ देते हैं, ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, कागज को वापस सीधा कर सकते हैं। तो ये क्या है, कागज में चेंजेस आए, वो कागज ही है। ठीक है, तो ये जो है ये हमारा भौतिक परिवर्तन है। लेकिन जब हम कागज को जला दिए तो ना वो पहले, अब वो कागज नहीं रहा, उसमें से आग निकला, धुआं निकला वगैरह वगैरह। ठीक है, तो ये कागज नहीं रहा, तो ये चीज जो है ये रासायनिक परिवर्तन हुआ। तो वही बात यहाँ बोला गया है कि इन सभी परिस्थितियों में प्रारंभिक वस्तु की प्रकृति तथा पहचान कुछ न कुछ बदल जाती है। ये रासायनिक परिवर्तन की बात हो रही है। ठीक है, कि इन सभी परिस्थितियों में प्रारंभिक वस्तु यानी जो वस्तु था, जैसे एग्जाम्पल में कागज, उसकी प्रकृति तथा पहचान कुछ न कुछ बदल जाती है। जैसे कागज से राख बन गया, ठीक है, धुआं निकला, आग निकला, हीट निकली, कार्बन डाइऑक्साइड निकला। ठीक है, पदार्थ के भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तनों के बारे में हम अपनी पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। जब कोई रासायनिक परिवर्तन होता है तो हम कह सकते हैं कि एक रासायनिक अभिक्रिया हुई है। अब इसका क्या मतलब होता है, यहाँ पे बोला गया है कि जब कोई रासायनिक परिवर्तन होता है, रासायनिक परिवर्तन का क्या मतलब हुआ, रासायनिक परिवर्तन का वही मतलब हुआ कि कागज था, हमने उसको जलाया तो वो कागज नहीं रहा, कुछ और चीज बन गया, जैसे धुआं, राख। ठीक है, तो जब कोई रासायनिक परिवर्तन होता है, अब ये जो परिवर्तन हुआ है कागज में, ये कौन सा परिवर्तन है, ये रासायनिक परिवर्तन ही तो है। कागज जो है अब कागज नहीं रहा, कागज अब दूसरा चीज बन गया है, तो ये रासायनिक परिवर्तन हुआ। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि एक रासायनिक अभिक्रिया हुई है। अब इस रासायनिक परिवर्तन को ही हम कह सकते हैं कि एक रासायनिक अभिक्रिया हुई है। ठीक है, तो ये आप नोट कर ले, ये वाला लाइन कि जब कोई रासायनिक परिवर्तन होता है तो हम कह सकते हैं कि एक रासायनिक अभिक्रिया हुई है। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं। आगे लाइन में कहा गया है, आप शायद सोच रहे होंगे कि रासायनिक अभिक्रिया का वास्तविक अर्थ क्या है। बिल्कुल, हम कैसे जान सकते हैं कि कोई रासायनिक अभिक्रिया हुई है। इन प्रश्नों के उत्तर पाने के लिए आइए हम कुछ क्रियाकलाप करते हैं। अब इसमें क्वेश्चन है कि हम कैसे कह सकते हैं कि एक रासायनिक अभिक्रिया हुई है। जैसे मोटे तौर पे जैसे मैंने आपको बताया कि हमने जैसे कागज को जलाया तो राख बना, धुआं, ठीक है, और गर्मी भी निकली, तो मैंने बोला कि ये रासायनिक परिवर्तन है, ठीक है। अब आपको ये बता दूं कि मैं किस बेस पे बोल रहा हूँ। मैं इस बेस पे बोल रहा हूँ कि ये रासायनिक परिवर्तन हुआ है क्योंकि जो कागज है वो अब कागज नहीं रह गया है, ठीक है, ये अब कागज नहीं रह गया है। तो यही प्रश्न यहाँ पे किया गया है कि हम कैसे जान सकते हैं कि कोई रासायनिक अभिक्रिया हुई है, कैसे जानेंगे, ये क्वेश्चन है। इन प्रश्नों के उत्तर पाने के लिए आइए हम कुछ क्रियाकलाप करते हैं। पहले हम एक क्रियाकलाप को देखते हैं। यहाँ पे क्रियाकलाप 1.1 में बताया गया है, सावधानी, इस क्रियाकलाप में शिक्षक के सहयोग की आवश्यकता है। बिल्कुल ठीक है। सुरक्षा के लिए छात्र आंखों पे चश्मा पहन ले तो उचित होगा। भाई पहले मैं एक बात बता दूं, आप जो भी वीडियो देख रहे हो, ठीक है, कि स्कूल में ना एक्सपेरिमेंट होता है ना तो इतना चीज नहीं प्रोवाइड किया जाता है, जैसे चश्मा, ठीक है, या ग्लव्स वगैरह, ये प्रोवाइड नहीं किया जाता है। ये बस किताबी बातें हैं तो किताबी तक ही रहने दो, ठीक है। चलो ठीक है, हमने मान लिया एक्सपेरिमेंट हुआ, हमने चश्मा भी लगा लिया। लगभग 3 से 4 सेंटीमीटर लंबे मैग्नीशियम रिबन को रेगमाल से रगड़कर साफ कर लिया। अब ये मैग्नीशियम रिबन क्या है? ये जो मैग्नीशियम रिबन है ये एक तरीके का धातु है, ठीक है, ये धातु ही है जो आप वो देखिए चांदी, ये चांदी के रंग का होता है, ठीक है, उसे मैग्नीशियम रिबन बोलते हैं। ये बहुत ही अभिक्रियाशील होता है। इसमें आप आग लगाओगे ना, ऐसे ही माचिस वगैरह से आग लगा दोगे तो तुरंत आग पकड़ लेता है। एक घटना आपको बताता हूँ, याद आ गया मुझे कि एक टाइम था जब ना कार में मैग्नीशियम का यूज किया जाता था, ठीक है, और जब कार में आग लग जाती थी ना, जैसे कोई एक्सीडेंट वगैरह हो गया या कुछ दुर्घटना हो गया, आग लग जाता था, तो कार का जो आग है ना वो जल्दी बुझता नहीं था, क्योंकि मैग्नीशियम है ना, एक बार आग पकड़ लिया तो वो जल्दी बुझता नहीं है, ठीक है। हमें कुछ ना कुछ करके ऑक्सीजन का जो कनेक्शन है उसको काटना पड़ता है। अगर आग मैग्नीशियम वाले कार में लगा हुआ है तो अगर हम उस पूरे कार को किसी चीज से ढक देते हैं कि ऑक्सीजन उसमें पहुंच ना पाए, जब ही आग बुझ पाएगी, वरना जब तक वो पूरा मैग्नीशियम रिबन जलेगा नहीं, जब तक आग बुझेगी नहीं। फिर उसके बाद ऐसा ऐसा जब घटना आई तो उसके बाद मैग्नीशियम रिबन का यूज कार बनाने में बंद कर दिया गया, ना के बराबर यूज होता है इसका, ठीक है। अब ये रेगमाल क्या है? रेगमाल से बोला गया रगड़ के साफ करो भाई, ठीक है, तो हम रगड़ के साफ कर दें। अब ये रेगमाल है क्या? रेगमाल आप वो देखो, बढ़ई, बढ़ई के पास एक कपड़े सा होता है जिससे वो लकड़ी को पॉलिश करता है, उसे रेगमाल बोलते हैं, ठीक है। तो रेगमाल से रगड़कर साफ कर लीजिए। इसे चिमटे से पकड़कर स्पिरिट लैंप या बर्नर, स्पिरिट लैंप या बर्नर जो होता है वो दिए जैसा होता है, ये रहा ना, ये स्पिरिट लैंप है, ठीक है, दिए जैसा ही होता है, तथा इससे बनी राख, ओके कहा गया, हाँ, लैंप या बर्नर से इसका दहन करिए तथा इससे बनी राख को वॉच ग्लास में इकट्ठा कर लीजिए, जैसा कि फिगर 1.1 में दिखाया गया है। मैग्नीशियम रिबन का दहन करते समय इसे अपनी आंखों से यथासंभव दूर रखिए। अब ये बात क्यों कहा गया है? क्योंकि मैग्नीशियम रिबन जब जलता है तो बहुत ज्यादा रोशनी होता है, ठीक है, बहुत ज्यादा रोशनी देता है, और ये जो रोशनी होता है वो सफेद कलर का होता है, ठीक है, और ये जलने के बाद जो है ना, राख इसका ब्लैक नहीं होता, राख इसका जो होता है वो व्हाइट कलर का ही राख होता है। तो इन सब बातों को आप ध्यान रखें। और ये जो राख होता है ना, ये राख, इसी राख का नाम है मैग्नीशियम ऑक्साइड। यहाँ भी वही बात बोला गया जो मैंने आपको बताया, देखो कि मैग्नीशियम रिबन का वायु में दहन कर मैग्नीशियम ऑक्साइड को वॉच ग्लास में इकट्ठा करना, ठीक है, वॉच ग्लास में मैग्नीशियम ऑक्साइड जो कि सफेद पाउडर है, ठीक है। अब ये मैग्नीशियम ऑक्साइड है ना, ये जब हमने मैग्नीशियम रिबन को वायु में जलाया ऑक्सीजन की उपस्थिति में, तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। ये मैग्नीशियम ऑक्साइड क्यों बना ये हम आगे देखेंगे, लेकिन मोटे तौर पे मैं आपको बता दूं कि मैग्नीशियम जो है वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में जला। अरे हम आग लगाएंगे किसी चीज में तो हमारे आसपास हवा रहेगी ना, तो मैग्नीशियम रिबन में जो आग लग रहा है और उसमें आग लगा रहेगा जब ऑक्सीजन जब तक रहेगा, जब ही तक। तो मैग्नीशियम रिबन जो है, ये मैग्नीशियम रिबन ये ऑक्सीजन के साथ जब जलता है तो एक पाउडर बनता है। ये पाउडर है ये जो सफेद कलर का होता है, और इस पाउडर का नाम क्या है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। इस बात को आप ध्यान में रखिए, इस पाउडर का नाम क्या है? मैग्नीशियम ऑक्साइड इस पाउडर का नाम है, ठीक है। अच्छा आगे बढ़ते हैं हम, आगे है ये रहा।
आपने देखा होगा कि चमकदार श्वेत लौ के साथ मैग्नीशियम रिबन का दहन होता है और यह श्वेत चूर्ण में परिवर्तित हो जाता है। यह मैग्नीशियम ऑक्साइड का चूर्ण है, जैसा मैंने आपको पहले बताया वही बात बोला गया है। यह मैग्नीशियम ऑक्साइड का चूर्ण है। वायु में उपस्थित ऑक्सीजन तथा मैग्नीशियम के बीच होने वाली अभिक्रिया के कारण यह बनता है। जो बात मैंने आपको बताई वही बात यहाँ बोला गया है, ठीक है, कि ऑक्सीजन के साथ जब मैग्नीशियम रिबन जलता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। आप इस वाले लाइन को नोट कर ले, ठीक है, इसको ध्यान में रखें क्योंकि ये 1 नंबर के क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है, ठीक है, तो आप इसको ध्यान में रखें। 2 नंबर में भी ये पूछ लिया जाता है। इसका आपको पूरा यूं बताया जाएगा कि जब मैग्नीशियम को वायु में जलाया जाता है तो अभिक्रिया किस तरीके से होता है। अभिक्रिया यूं होती है, आप लिख सकते हैं कि जब मैग्नीशियम के रिबन को, ठीक है, ध्यान रखें, जब हम मैग्नीशियम के रिबन को ऑक्सीजन में जलाते हैं तो यह ऑक्सीजन के साथ जलकर मैग्नीशियम ऑक्साइड का चूर्ण बनाता है, जो किस रंग का होता है बताइए, सफेद रंग का। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब ध्यान से देख रहे हैं, अगर आपको नहीं पता तो थोड़ा और कंसंट्रेशन बनाइए, बातें आपको समझ आएंगी धीरे धीरे, ठीक है। अच्छा, तो ये वही बात है जो मैंने आपको बताई। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ है क्रियाकलाप 1.2, किसी एक परखनली में लेड यानी सीसा लेड को ही सीसा बोलते हैं, ठीक है, लेड जो है ना उसी को हम सीसा बोलते हैं साइंस में, ठीक है। नाइट्रेट का घोल लीजिए, इसमें पोटेशियम आयोडाइड का घोल मिला दीजिए। आपने क्या प्रेक्षण किया, अभी इस प्रेक्षण को फिलहाल रहने दीजिए, हम 1.3 क्रियाकलाप देखते हैं, ठीक है। मैं आपको अभी बताऊंगा ये है क्या, पहले आप ये समझ लें, ओके। पहला है, एक शंक्वाकार फ्लास्क या परखनली में कुछ दानेदार जिंक ले। जिंक एक धातु है, आपको पता होगा क्या होता है, जिंक एक धातु होता है, ठीक है। सॉरी, इसमें तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या सल्फ्यूरिक अम्ल मिला दीजिए। अब ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या सल्फ्यूरिक अम्ल क्या होता है, आपको थोड़ा बहुत पता होगा कि ये अम्ल क्या है, लेकिन मैं आपको बता दूं इसके बारे में आप बहुत गहराई में पढ़ोगे। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल और भी जो अम्ल है, ठीक है, इसके बारे में आप पढ़ोगे दूसरे चैप्टर में, जब मैं अपना दूसरा चैप्टर लेके आऊंगा, ठीक है, उसमें ये बातें अच्छे से समझाई जाएगी, ठीक है। यहाँ पे सावधान रहने को बोला गया है, तो ये तो टीचर करवाएंगे तो ये जरूरी नहीं है, इसको पढ़ती नहीं है, रहने को, ठीक है। फिर थर्ड पॉइंट है हमारा, क्या जस्ते के दानों के आसपास कुछ होता दिखाई दे रहा है। अब जिंक को ही जस्ता बोलते हैं। मैं यहाँ पे रेड वाला ले लूँ, थोड़ा हाईलाइटर, रेड हाईलाइटर यूज कर रहा हूँ, ठीक है। ये जिंक है ना, जिंक को ही जस्ता बोलते हैं, ठीक है। तो ये बात आप ध्यान में रखिए, जिंक को क्या बोलते हैं, जस्ता बोलते हैं, ओके। बोला गया है कि जब आप हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या सल्फ्यूरिक अम्ल इन दोनों में से किसी एक में जब जिंक यानी जिंक का दूसरा नाम बोले तो जस्ते, इसमें आप जस्ते को मिलाते हो इन दोनों अम्ल में से किसी एक में, ठीक है, तो आपको क्या होता हुआ दिखाई देता है। ये जो हम जस्ता या जिंक का दाना डालेंगे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या सल्फ्यूरिक अम्ल में, तो आपको क्या होता हुआ दिखाई देगा। आपको दिखाई देगा, मैं आपको बता दूं कि ये जो दाना है जिंक या जिसका नाम जस्ता है, इसके दाने के चारों बगल आपको बुलबुला सा दिखाई देगा। ये बुलबुला क्या है, ये बुलबुला होता है हाइड्रोजन गैस। मैं आपको बेसिकली बता देता हूँ या आगे पढ़ोगे, ठीक है, हाइड्रोजन गैस होता है, ठीक है। और आप जिस परखनली में इसको रख के ये अभिक्रिया कराई जाएगी ना, आप उस परखनली या उस जिसमें करवा रहे हो, जैसे कोई ग्लास वगैरह है, ग्लास वगैरह में तो नहीं करवाते ये अभिक्रिया, ठीक है, क्योंकि मेटल पिघलने लगता है इससे, इसको शीशे में ही करवाते हैं। तो अगर आप शीशे को जब छुएंगे तो आपको पता चलेगा ये जो है ये गर्म हो गया है, ठीक है, बहुत गर्म रहेगा ये जो अभिक्रिया है। तो यही चीज यहाँ पे बताया गया है और मैंने भी आपको बता दिया। उसके बाद बोला गया है, ऊपर दिए गए तीनों क्रियाकलापों के आधार पर हम कह सकते हैं कि निम्न किसी भी प्रेक्षण की सहायता से हम निर्धारित कर सकते हैं कि एक रासायनिक अभिक्रिया हुई है। अब जो ये आप बार बार क्रियाकलाप पढ़ रहे हो, ये क्यों पढ़ाया जा रहा है, क्यों बताया जा रहा है इसमें, ये आपको संकेत करता जा रहा है कि अब देखो, हमने जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में जस्ते को रखा, अब ये मत देखो गहराई में, मैं हल्के हल्के बता रहा हूँ इसको, बेसिकली आप आगे पढ़ोगे इसको, ठीक है। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में जब जस्ते को मिलाते हैं तो क्या हाइड्रोजन गैस बनता है, ठीक है ना, और उसमें से गर्मी निकलती है। तो ये दोनों चीज अलग चीज में बदल गया, हाइड्रोजन गैस और गर्मी प्रोवाइड कर रहा है, और एक और चीज प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है, और भी चीज इसमें प्रोवाइड होती है, और भी चीज हमें मिलता है जब ये अभिक्रिया होती है। तो इसमें क्या बेसिकली बताया जा रहा है कि जब एक चीज में हम अभिक्रिया करवाते हैं, या एक चीज को हमने जैसे कागज का एग्जाम्पल लिया था उसको जलाते हैं,
तो वो दूसरी चीज में बदल जाता है। तो ये रासायनिक अभिक्रिया हुई। अब बोला गया कि ये जो अभिक्रिया हो रही है, अब ये भैया रासायनिक है कि भौतिक अभिक्रिया है, अब ये कौन सा अभिक्रिया है, इसका हमें कैसे पता चलेगा। तो यहाँ पे कुछ कंडीशन दिया हुआ है, आप इसको ना नोट्स में लिख ले पॉइंट बाय पॉइंट, ठीक है। आप इसको नोट्स बना के लिख ले, ठीक है। 4 पॉइंट में इसको लिखे कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है, ठीक है। मैं यार इसको मिटा दूं, ओके। कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है। देखो, पहला पॉइंट है अपना अवस्था में परिवर्तन। अवस्था में परिवर्तन का क्या मतलब है, जैसे हमने कागज का एग्जाम्पल लिया, कागज क्या है, एक शीट जैसा है, ठीक है, पेपर है। वो उस जब हमने कागज में आग लगाया तो कागज जल के राख बना। अब राख का आकार क्या है, उसमें चेंज आया ना, वो पहले कागज था, अब जल के टुकड़े टुकड़े में चेंज हो गया वो, ठीक है। तो ये हो गया अवस्था में परिवर्तन। दूसरा है रंग में परिवर्तन। जब हमने कागज को जलाया तो कागज सफेद था, जब हम उसको जलाए तो राख उसका बना जो काले रंग का था, तो ये हो गया रंग में परिवर्तन। तीसरा है हमारा गैस का निष्कासित उत्सर्जन। जब हमने कागज को जलाया तो उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकला ना, तो वो क्या एग्जाम्पल है, गैस का एग्जाम्पल हो गया। चौथा है हमारा तापमान में परिवर्तन। जब हमने कागज को जलाया तो उसमें से जब हम जला रहे थे उसको, तो हमें पता चला कि उसमें से गर्मी निकल रही थी, तो ये हो गया तापमान में परिवर्तन का एग्जाम्पल, ठीक है। यदि हम अपने आसपास हो रहे परिवर्तनों को ध्यान से देखें तो पाएंगे कि हमारे चारों ओर विविध प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं हो रही हैं। इस अध्याय में हम विभिन्न प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाओं और उनके प्रतीकात्मक निरूपण का अध्ययन करेंगे। बिल्कुल। अब यहाँ पर मैं आपको मोटे मोटे तौर पे और जो बुक में दिया गया वो भी बता दिया हूँ कि दरअसल रासायनिक परिवर्तन क्या होता है, ठीक है। रासायनिक अभिक्रियाएं क्या है। अब ये जो रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, अब ये जो समीकरण है, अब ये जो पॉइंट है 1.1 हमारा है, यहाँ से ये जो है हमारा कहा गया, हाँ ये 1.1, यहाँ से अब हमारा चालू होगा रासायनिक समीकरण। तो मैंने आपको अभी फिलहाल इंट्रोडक्शन दिया कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, ठीक है। तो आप इसको एक बार पढ़ें और इस वीडियो को देखने के बाद आप नेक्स्ट वीडियो पे आए जो होने वाला है रासायनिक समीकरण के ऊपर, ठीक है। तो बच्चों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें, और हाँ, वीडियो देखने के बाद बुक को एक बार जरूर रीड करें, ठीक है, जिससे आपका कॉन्सेप्ट बिल्ड हो सके। आपको कॉन्सेप्ट बिल्ड करना है, ठीक है, नंबर नहीं लाना है, नंबर के चक्कर में नहीं पढ़ना, आपको कॉन्सेप्ट बिल्ड करना है। तो आप प्रैक्टिस बढ़िया जम के करें। पहले आप इसको एक बार पढ़ लें, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, एक बार वीडियो देखें फिर आप पढ़ लें, ठीक है। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो पे। जय हिंद, जय भारत।